यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में, और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी ज़िलों का भ्रमण किया और वहाँ डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीज़ों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहाँ महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज़ वाइडली ट्रैवल्ड, approximately more than 24 countries he has visited on various capacities। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड ही इज कंसिडर्ड टू बी पर्सन एज अ स्टेट्समैन हु इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेट। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिल करके उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे और हमारे एनडीए के सभी साथियों ने समर्थन दिया है। तो पुनः सीपी राधाकृष्णन जी हमारे एनडीए के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आप सबके माध्यम से सभी हमारे सांसदों से अपील है कि उनका समर्थन सीपी राधाकृष्णन जी को मिले। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी एनडीए के साथ बातचीत करके तय करेंगे। हमने तय नहीं किया है, लेकिन जब करेंगे तो आपको सूचित करेंगे। की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, और जेपी नड्डा की ओर से बताया गया कि उपराष्ट्रपति का पद जो अब तक वैकेंट है, ऐसे में उसके लिए जिन उम्मीदवारों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी उसमें अब सीपी राधाकृष्णन का नाम सामने आया, जो कि हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के साथ साथ इसके पहले वो झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं। और जिस तरीके से उनके कार्यकाल का जिक्र जेपी नड्डा की ओर से किया गया, उन्होंने ये कहा है कि जब हमारी बैठक हुई उस बैठक में ये निष्कर्ष निकला, निर्णय लिया गया तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि सीपी राधाकृष्णन से बेहतर नाम और नहीं हो सकता है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जेपी नड्डा की ओर से तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सीपी राधाकृष्णन को ही एनडीए की ओर से उम्मीदवार उपराष्ट्रपति का बनाया जा रहा है। क्या सोच समझ करके फैसला लिया गया? बिल्कुल, बेशक सुरभि, देखिए अगर पृष्ठभूमि में जाएंगे सीपी राधाकृष्णन के, तो वो पूर्व में संघ से जुड़े रहे हैं, अभी भी संघ से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई राज्यों के गवर्नर भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो झारखंड के गवर्नर रहे हैं, इसके अलावा तेलंगाना के गवर्नर रहे हैं और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं। उसके अलावा वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ऐसे में तमाम समीकरण को देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन के फेवर में जाता नजर आ रहा था, क्योंकि लगातार सबसे महत्वपूर्ण है कि एनडीए घटक दल के साथ साथ अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी सहमति होनी चाहिए। ऐसे में साउथ डबल एक तरह से कहा जाए एक प्रेशर होगा इंडिया अलायंस के ऊपर, क्योंकि बेसिकली साउथ से आते हैं तो साउथ की पार्टी भी सपोर्ट कर सकती है सीपी राधाकृष्णन को। उसके अलावा वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। ऐसे में एनसीपी और जो शिवसेना है उस पर भी दबाव हो सकता है समर्थन देने को, इसीलिए इस नाम को लेकर तय किया गया। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जो एनडीए घटक दल उनसे चर्चा करने के बाद इस नाम को लेकर सहमति बनी है। और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने पहले ही कहा कि अनुभव, बहुत बड़ा अनुभव है उनका। वो कई राज्यों के राज्यपाल रहे हैं, उपराज्यपाल रहे हैं, इसके अलावा तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संघ से लंबा अनुभव रहा है उनको। तो कहने का वो अनुभव जो है राज्यसभा में काम आएगा और देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी, इसीलिए नाम तय किया गया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि अब जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की, वो माना जा रहा है कि मंगलवार या बुधवार को जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पंकज, वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जेपी नड्डा की ओर से भी ये स्पष्ट कहा गया और उन्होंने ये अपील की है तमाम विपक्षी दलों की ओर से भी कि सीपी राधाकृष्णन को वो अपना समर्थन दे। उन्हें उम्मीद है कि एनडीए से जरूर वो उम्मीदवार के तौर पर खड़े किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी दलों का समर्थन उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इस ओर अगर हम बात करते हैं, जब भी चुनाव की बात आती है, किस तरीके से उम्मीदवार चुने जाते हैं बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी ने इस बार की बैठक में भी यह फैसला लिया कि बहुत सोच समझ के साथ में इस नाम को तय किया गया है। और आपने भी जैसा जिक्र किया कि महाराष्ट्र की बात अगर कर ले, साउथ का करेक्शन जोड़ ले, या चाहे हम पूरे उनके राजनीतिक करियर पर ध्यान दे ले, तो ऐसा कहीं कुछ नजर नहीं आता है कि इनके खिलाफ में कभी कोई आवाज उठी और इस वजह से भी एक प्रमुख चेहरा, प्रमुख नाम वो उभर कर निकले और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लग गई कि इन्हें हम उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना रहे। बिल्कुल, बेशक, देखिए मैंने पहले ही कहा कि देखिए संघ बैकग्राउंड से आते हैं, बीजेपी की पहली पसंद हो गई। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई दाग नहीं है उनके तमाम करियर को लेकर चले तो उनके तमाम करियर में साफ तौर पर राजनीतिक के तौर पर देखा जाता है उनको। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उसके अलावा झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, पौंडीचेरी के उपराज्यपाल रहे हैं, उसके अलावा तेलंगाना के, और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान में महाराष्ट्र के। ऐसे में समीकरण ये भी तय हो सकता है कि महाराष्ट्र जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इंडिया अलायंस के साथ है, चाहे शिवसेना के उद्धव ठाकरे हो या तो एनसीपी शरद पवार की हो
ये पॉलिटिकल पार्टीज भी समर्थन दे सकती है सीपी राधाकृष्णन को लेकर। और दूसरा सबसे महत्व साउथ को लेकर, मैंने कहा कि जो साउथ की पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कहीं ना कहीं समर्थन इस नाम को लेकर सहमति दे सकती है। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए को एक मजबूती मिलेगी और इसी समीकरण के साथ इस नाम को तय किया गया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी समझ बेहतर हो और जो राज्यसभा को बेहतर तरीके से टैकल और चला सके। तो ऐसे में सीपी राधाकृष्णन लेकिन नाम मैं लगे आपसे और ये भी इसलिए जानना नाम को चाहूंगी, लेकर इसमें तय अभी किया तक गया। दो बातें सामने आती है पंकज। पहली चीज ये थी कि जाट समुदाय के लोगों को साधने के लिए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के तौर पर जगदीप धनखड़ का पहली बार में चुनाव हुआ था और जब उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी उसके बाद भी ये कहा गया था कि किसानों को साधना है या जाट समुदाय के लोगों को साधना है, तो दोबारा से शायद बीजेपी जाट समुदाय के चेहरे पर ही दाव चल सकती है। लेकिन इसके विपरीत नजर आया। हमने देखा कि अब साउथ कनेक्शन यहाँ ज्यादा स्टैब्लिश हो रहा है, उसे मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम अभी देख रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र की सियासत को लेकर खूब हलचल रही और जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया तो ना सिर्फ साउथ का कनेक्शन आया, झारखंड का कनेक्शन आया, लेकिन 2 बार के वो सांसद भी रहे। उनका राजनीतिक करियर में कोई ऐसे दाग नहीं, कोई आरोप नहीं है। आपने भी कहा कि बहुत समझदारी के लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधने के प्रयास कर रही है? बिल्कुल बेशक। देखिए अब जाति समीकरण की बात करेंगे, सुरभि, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये ब्राह्मण अय्यर समाज से आते हैं। तो ऐसे में जो ब्राह्मण लॉबी है वो उसका भी एक समर्थन, जो अन्य पॉलिटिकल कहने का मतलब कि जो विपक्ष में होंगे उनका भी समर्थन इसको मिल सकता है। ऐसे में मैंने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा मजबूती ये हो सकता है कि जो साउथ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसको समर्थन दे सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र से जो 2 अन्य पार्टियां हैं, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे, वो समर्थन दे सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जेएमएम की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि झारखंड के भी राज्यपाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर ये भी इससे जुड़ता है। तो इसी समीकरण को लेते हुए देखा जा रहा है कि ये परफेक्ट बैठेंगे। दूसरा ये कि उनका अनुभव है लोकसभा में काम करने का, लोकसभा के मेंबर रहे हैं, तो वो भी एक अनुभव काम आएगा कि सदन में किस तरह संचालित करना, सदन में किस तरह से काम करना है। तो ये तमाम समीकरण इसको लेकर देखा जा रहा है और इंतजार किया जा रहा है कब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया उसको किया जाए। और जो सूत्र बता रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सुरभि में एड ऑन करना चाहता हूं कि सभी राज्यों के जो एनडीए शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बता दिया गया है कि 20 या 21 तारीख को नॉमिनेशन की प्रक्रिया की जाएगी और तमाम एनडीए जो गठजोड़ के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं उनको दिल्ली बुलाया गया और वो जो प्रक्रिया है नॉमिनेशन की वो तमाम एनडीए के घटक दल के जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं उनके सामने नॉमिनेशन साइन किया जाएगा और साथ में एनडीए घटक दल के तमाम नेता ही मौजूद रहेंगे। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल देखिए बीजेपी की ओर से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से अलग अलग दलों को भी साधा जा सके, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन का जब जिक्र आता है तो आपने भी अभी सुना कि किस तरह उनके राजनीतिक करियर को लेकर भी उनकी सराहना होती है, उनकी समझ को लेकर भी उनकी सराहना होती है। जो अब तक का उनका राजनीतिक करियर रहा है वो बेदाग रहा है, किसी भी बड़े आरोपों के तहत ना तो वो घिरे हैं ना ही किसी तरीके का उन पर दाग लगा है। आरएसएस से बहुत पहले से उनका नाता रहा है और इसी वजह से भी ये कहा गया है कि एनडीए के लिए बहुत खास चेहरा ये माने गए उपराष्ट्रपति के पद के लिए। जहां जातीय समीकरण को साधने की बात रही है तो एक तरफ हम देखते हैं कि कैसे पहले से माइनॉरिटीज के वोट बैंक को लेकर के वर्चस्व की लड़ाई अपनी रहती है, माइनॉरिटीज वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जब बात स्वर्ण समुदाय को साधने की होती है, जनरल समुदाय को साधने की होती है, तो ऐसे में भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी वजह से हमारे संवाददाता ने भी इस बात का जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके का ये प्रमुख चेहरा इस वक्त बने हुए हैं और ऐसे में जो अब तक उनका राजनीतिक करियर रहा है इसको लेकर भी ये बीजेपी की ओर से जब एनडीए की बैठक बुलाई गई तो इस संसदीय बोर्ड की बैठक में ये तय हुआ, फैसला लिया गया सभी तरीके से विचार विमर्श करते हुए कि सीपी राधाकृष्णन से इस वक्त बेहतर चेहरा उपराष्ट्रपति के पद के लिए और कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं हो सकता और इसी वजह से फैसला हुआ है। हालांकि अब देखना यह होगा कि विपक्षी दलों का कितना समर्थन मिलता है, क्योंकि जैसा हमने आपको अभी बताया भी कि झारखंड के भी उपराज्यपाल रह चुके हैं, माफ कीजिएगा राज्यपाल रह चुके हैं और 10वें राज्यपाल के तौर पर इनका चुनाव हुआ था झारखंड में। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि हाल फिलहाल में इस वक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन और अब जब उपराष्ट्रपति के लिए उनका नाम एनडीए की ओर से आगे किया गया है तो फिर
क्या वाकई पूरी तरीके से समर्थन साउथ के दलों का मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि विपक्षी दलों की ओर से वो भी अपनी ओर से किसी ना किसी उम्मीदवार को आगे करना चाह रहे होंगे, उनके भी मन में कई सारे सवाल होंगे। लेकिन ये जो चेहरा इस वक्त एनडीए की ओर से चुना गया है, हर स्वाभाविक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुना गया है कि विपक्षी दलों का भी समर्थन इस नाम को जरूर मिलेगा। अब इंतजार इसी बात का, जिस दिन वोट हो उस दिन सीपी राधाकृष्णन के नाम पर क्या विपक्षी दलों का समर्थन मिलता है या नहीं। हालांकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष में इस वक्त एनडीए है, सत्ता पक्ष में, और एनडीए के पास अपना खुद का वोट समर्थन इतना ज्यादा है कि वो अपने आप में समर्थ है पूरी तरीके से इन्हें विजयी बनाने के लिए। लेकिन बावजूद इसके विपक्षी दलों का भी अगर समर्थन मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि संसद की किसी भी कार्य प्रणाली को संभालना और सुचारू रूप से चलाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो इस बीच अब ध्यान देने वाली बात होगी कि जिस विचार विमर्श के साथ में एनडीए ने इस नाम को आगे किया है, आखिर ये उनके लिए कितना अहम साबित होगा, उनके लिए क्या ये एक तरीके से वाकई विजय हम कह सकते हैं कि हो पाएगा। क्योंकि विपक्षी दलों का अगर समर्थन मिलता है तो यानी आप समझिए कि कई सारे मामलों को लेकर के मसले आराम से भी सुलझाए जा सकते हैं। अब तक बहुत बेहतर तरीके से जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल को चलाया था, लेकिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने पद से जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद से ही ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर इस रेस में किसका नाम आगे आएगा। और अब बीजेपी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेपी नड्डा ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल को उम्मीदवार यानी उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवार के रूप में उतारा जाता है। और अब जो सीट अब तक वैकेंट थी, बहुत जल्द अब वोट की प्रक्रिया होगी, सबसे पहले नामांकन होगा, फिर वोट की प्रक्रिया होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाते हैं। हालांकि अभी इंतजार यही करना है कि विपक्षी दलों का इसमें समर्थन कितना मिलता है। तो फिलहाल देखिए, सीपी राधाकृष्णन का जिक्र हम कर रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे दें। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के 10वें राज्यपाल के तौर पर चुने गए थे और फिलहाल वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। बीजेपी से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, कोयम्बटूर से वो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने 1998 और 1999 में जो लगातार 2 आम चुनाव जीते थे, उनका जो राजनीतिक सफर अब तक रहा है, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने भी इस बात का जिक्र किया, मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनका राजनीतिक सफर बेहतरीन रहा है, शानदार रहा है। वहीं देखिए, हम बात करते हैं जब 1998 की, तो कोयम्बटूर से 12वीं लोकसभा के लिए भी चुने गए थे और इसके अलावा 2014 तक उनका कार्यकाल शानदार साबित हुआ और उसके बाद 2023 में 18 फरवरी को झारखंड के वो राज्यपाल बने और उसके बाद अब महाराष्ट्र के वो राज्यपाल के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तो बिल्कुल देखिए, आपने एक बार फिर जेपी नड्डा को सुना, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के तौर पर उम्मीदवार घोषित किया और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। नड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधाकृष्णन के नाम का ऐलान कर दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे थे। राधाकृष्णन क्योंकि 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे, इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।